पर आप सबको ध्यान में है, हम लोग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप लोग इसे अपने घर पर ध्यान से सुनेंगे और नोट्स भी बना सकते हैं इसका अच्छी तरह से। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ अब कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ पूरा इसका संबंध किस काल से है? नवपाषाण काल से इसका संबंध है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसका अवशेष मिलता है रंगपुर से। उत्तरोत्तर मतलब बाद के। रंगपुर गुजरात में स्थित है, तो ये ध्यान रहे, रंगपुर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण से, इसका वर्णन मिलता है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र जो विवाह के इसमें मिलान करते हैं गोत्र का, उस गोत्र की बात हो रही है। षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो अगर इसका बोले बीजारोपण किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और आज ये जिस रूप में उपलब्ध है, इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था। और आपको ध्यान रहे, सबसे प्राचीन दर्शन भारत का है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि। अन्य दर्शन में आपका योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद, या इनको उलूक भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा दर्शन महर्षि वेद व्यास जी का है। उत्तर मीमांसा दर्शन को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको एक प्रश्न आ जाए कि किस अभिलेख में ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है? तो है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख में इसका मिलता है। हम लोग पहले भी इसको कर चुके थे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो इसका उत्तर होगा गाय को। गाय को महत्वपूर्ण वो मानते थे। और यहाँ यह भी ध्यान कर लें, अभी हमने किया था ना कि उत्तर मीमांसा दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके प्रवर्तक है महर्षि वेद व्यास, और महर्षि वेद व्यास जी का ही नाम है बादरायण। इनको बादरायण इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्रिका आश्रम में, वहाँ पर बदर मतलब होता है बेर, बेर के जंगल में रह के तपस्या किया, इसलिए इनका एक नाम बादरायण भी है। तो ये आपको ध्यान रहे। अब अगला प्रश्न है आपका कि अश्वमेध यज्ञ का संबंध डैश से है, किससे है? तो अश्वमेध यज्ञ हो गया राज्य के विस्तार के लिए। वो घोड़ा छोड़ते थे स्वतंत्र रूप से, जहाँ तक जाए कोई बिना रोक टोक के, तो वो पूरे क्षेत्र पर उसका अधिकार समझा जाता था, उसके अधीनस्थ। तो इसको हम बोलते हैं कि राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ। राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ का नाम क्या था? वो था राजसूय यज्ञ। आ जाए कि राजा के राज्याभिषेक के से संबंधित कौन सा यज्ञ होता था? तो राजसूय यज्ञ होता था। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए डैश यज्ञ का आयोजन किया था। वह है वाजपेय यज्ञ, जिसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था।
तो ये यज्ञ और उनका संबंध किससे, ये प्रश्न भी आया हुआ है। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इनको, तो सबको पता ही है, ये हस्तलिखित लेख होते हैं। पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य हुआ संवाद किस उपनिषद में है? ये तो इसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में है इसका वर्णन। अस्तोमा सद्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल के दौरान यव का उपयोग किस लिए होता है? तो यव था जौ जो होता है अनाज, उसको वहाँ यव बोलते थे। धान को ब्रही बोलते थे। धान, ब्रही, तंडुल, चावल, गोधूम, गेहूं, ये आपका ऋग्वेदिक काल में वहाँ पर था। वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी क्या कहलाते थे? दस्यु कहलाते थे। अब एक क्वेश्चन देखिए ऐसे आया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऋग्वेद युग के दौरान इनमें से कौन आर्यों के भगवान नहीं थे? विष्णु, वायु, इंद्र, वरुण। तो आपको ध्यान में हो कि विष्णु वैदिक काल में नहीं है, विष्णु गुप्त काल में है। बाकी यहाँ पर इंद्र है, हम लोग किए हुए थे ना कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। तो प्रकृति की पूजा करने वाले ये हुए हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। पराविद्या और अपराविद्या का वर्गीकरण किस में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो पराविद्या अपराविद्या है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन है। आपको ध्यान रहे, वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 2 प्रकार की विद्या थी, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का संबंध ईश्वरीय विद्या, आध्यात्मिक विद्या, और अपरा का संबंध भौतिक, सांसारिक, घर परिवार चलाने के लिए राजनीति, युद्ध कला, ये अपरा विद्या था। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा गया है महाभारत को। महाभारत को पंचम वेद के नाम से जानते हैं, पंचम वेद के नाम से। अब आपका है अगला क्वेश्चन, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो पूरा स्थल है ये वैदिक काल का है और ये उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा वासी को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में आरंभ हुआ, तो उसका कहाँ मिला है? तो वो जगह है अतरंजी खेड़ा, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है, अतरंजी खेड़ा से। वैदिक काल में उच्च अधिकारी को रत्नी कहते थे, ये तो पहले भी आ चुका था। संख्या इनकी 12 होती थी वैदिक काल में ये। और फिर ध्यान देंगे, आपको प्रश्न ये भी आ जाए, एक तो ये ध्यान कर लेंगे भाई, 4 वर्णों की संख्या कितनी थी? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वेद भी 4, वर्ण भी 4, और यहाँ ध्यान रहे आपको आश्रम भी 4। तो आश्रम भी 4, वेद भी 4, और इसके साथ साथ पुरुषार्थों की संख्या भी 4। पुरुषार्थ 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको सामान्य प्रश्न आ जाए, इनमें से कौन से पुरुषार्थ नहीं हैं, या पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर बोले भाई पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या? मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच तालमेल स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। फिर आ जाए प्राचीन भारत में संस्कारों की संख्या कितनी? 16।
संस्कारों का विवरण किन ग्रंथों से मिलता है? तो स्मृति ग्रंथों से मिलता है, स्मृति ग्रंथों से मिलता है। भारत में आज भी श्राद्ध प्रथा का है प्रचलन। तो आज है श्राद्ध प्रथा किन्होंने आरंभ किया था? तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने इसको आरंभ किया था। दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने इसको आरंभ किया था। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले डैश ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उपनिषदों का संकलन लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है। उपनिषदों जिसकी संख्या 108 बताई गई है। तो आ जाए कि कितने हैं उपनिषद? 108 हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल के बाद किस युग की शुरुआत हुई? उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद युग की शुरुआत हुई। अब आपको प्रश्न आ जाए, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? आपको आ जाए कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में। फिर आगे बोले कि 16 जो महाजनपद थे, इनका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इन 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो 2 ग्रंथ आपको ध्यान देना है। कई बार आपको ना महाजनपद और उनकी राजधानी वे कहाँ स्थित, ऐसे भी प्रश्न आपको आ जाता है। तो 16 महाजनपद हैं, हम इसको याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 16 महाजनपद में अंग महाजनपद, अंग की राजधानी थी चंपा। अंग ये बिहार में भागलपुर के आसपास, अंग चंपा। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, ये भी बिहार में, मगध पटना के आसपास का क्षेत्र। काशी, जो काशी महाजनपद है ना, काशी वाराणसी। कौशल महाजनपद श्रावस्ती, अयोध्या, अयोध्या आप समझ ही रहे हैं। वज्जी, वज्जी विदेह, विदेह एवं मिथिला बिहार में। मल्ल, मल्ल कुशीनगर या कुशावती उत्तर प्रदेश में इसकी राजधानी थी। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। और कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ, कुरु की कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में। पांचाल, पांचाल इसके 2 भाग थे, एक उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल। तो उत्तर पांचाल जो था उसकी राजधानी अहिच्छत्र, उत्तर पांचाल का अहिच्छत्र, ये पड़ता है बरेली, रामनगर, यूपी। और दक्षिण पांचाल जो हुआ उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद पड़ता है यूपी में ही। मत्स्य, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, विराटनगर मत्स्य की। और ये आपको ध्यान रहे, ये राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, राजस्थान, मत्स्य महाजनपद। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पता ही है आपको। और अश्मक, अश्मक का आपका है ये पोतना या पोटली इसकी राजधानी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तो आपको आ जाए कि 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली। और अवंती, अवंती के भी 2 भाग, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती जो हुआ वो हुआ उज्जैनी, उज्जैन सबने सुन रखा है आपने, उज्जैन मध्य प्रदेश में आपका। और जो दक्षिण अवंती है महिष्मती, बहुत प्रसिद्ध है ये उज्जैन, जहाँ जो शिप्रा नदी। और गंधार, गंधार तक्षशिला जो पड़ता है पाकिस्तान में अब,
और कम्बोज, हाटक। ये कम्बोज, हाटक, गंधार, तक्षशिला ये दोनों भारत से बाहर हो गए। तो आपको ऐसे भी आ जाए कि भाई भारत से बाहर कौन से हुए, तो कम्बोज जो है ये, हाटक ये पड़ता है कश्मीर में, कम्बोज कश्मीर में, और तक्षशिला ये पाकिस्तान में। तो भारत से बाहर अभी जो हुआ वो पाकिस्तान वाला हुआ, तक्षशिला वाला। राजपुर या हाटक कम्बोज का है, ये कश्मीर में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद और इसकी राजधानी कि आज ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न भी आपको आ जाए तो आपको ये ध्यान देना होगा। इस प्रकार से 16 महाजनपद, कौन कौन से महाजनपद कहाँ स्थित थे, तो इसको आप ना थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे तो कर लेंगे इसको। कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे, महाजनपद के क्वेश्चन में आपको मैचिंग वाले वो क्वेश्चन दे देंगे। इन 16 महाजनपदों में आपको ध्यान रहे, 16 महाजनपद का विवरण आपको मिल गया, इसकी राजधानी भी। और ये क्वेश्चन कई बार आजकल हर एग्जाम में आ रहा है, तो मिलाने